हाय दोस्तों, मेरा नाम है रूही खान और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ प्यास खून की कहानी का छठा और अंतिम एपिसोड, जिसके राइटर हैं सोहराब अंसारी। दोस्तों, अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वहां से पिछले एपिसोड्स सुन लें ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर बिना किसी देर के। भैया, आप वैसे के वैसे ही जवान हैं, जबकि मेरी उम्र धीरे धीरे ही सही पर बढ़ रही है। आप क्या धोखा कर रहे हैं मेरे साथ? शंभू की इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वाकई ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से मेरी उम्र रुक गई थी, पर शंभू की उम्र धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रही थी। मैंने ये जानने के लिए एक बार फिर उस डायरी को खंगाला जिसमें वो फॉर्मूला लिखा हुआ था, और इस बार मुझे जो मिला वो हैरान कर देने वाला था। जादू उस फॉर्मूले में नहीं बल्कि उस खून में था जो उन अंग्रेजों ने मुझे पिलाया था, यानी कि मेरे ही बेटे का खून। वो फॉर्मूला उसी खून पर काम करता था जो आपका अपना ही खून हो। यही वजह थी कि उन अंग्रेजों ने आखिरी प्रयोग के लिए मुझे और मेरे बेटे के खून को चुना। वो फॉर्मूला मेरे बेटे के खून पर यूज किया गया था, जिसकी वजह से मेरी उम्र रुक गई थी, पर शंभू की उम्र सिर्फ धीमी हुई थी। वो इसलिए क्योंकि शंभू मेरे बेटे का चाचा था, इसलिए उस पर भी खून के फॉर्मूले का थोड़ा असर हुआ था। लंबी आयु के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, वो प्यास जो कभी बुझती ही नहीं थी। सही गलत अब मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। एक दिन शंभू मेरे बेटे गगनदीप को हवेली लेकर आ गया। मैंने वो इंजेक्शन उसे दे दिया, फिर धीरे धीरे उसका खून बोतल में भरा और फिर उसमें कुछ रसायन मिलाए जो उस डायरी में थे। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? पिताजी, मुझे जाने दीजिए, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? पिताजी, मुझे कमजोरी लग रही है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। इस दौरान मेरा बेटा मुझसे जान की भीख मांगता रहा, पर मेरी प्यास ने मुझे अंधा, बहरा, बेरहम सब बना दिया था। मेरा बेटा मर गया, लाश को हमने दफन कर दिया। डॉक्टर कुलकर्णी ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि राकेश बोल उठा, क्यों, उनकी बोटियां नहीं खाई आपने? नहीं, डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा। क्यों नहीं? खून तो पी ही चुके थे आप, फिर गोश्त खाने से किस चीज ने रोका था आपको? डॉक्टर कुलकर्णी ने राकेश की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। खैर, आगे सुनाइए, मरने से पहले आपकी सारी दरिंदगी भरी हकीकत तो जान लूं। उसके बाद मैंने अपनी बीवी को भी मार डाला क्योंकि वो बूढ़ी हो रही थी और मैं जवान था। फिर मैंने गांव छोड़ दिया और अपने बेटे की आइडेंटिटी मैंने ले ली और मैं रामनाथ शर्मा से गगनदीप शर्मा बन गया और एक नई जगह पर एक नई आइडेंटिटी के साथ मैं रहने लगा। शंभू मेरे साथ ही था। कुछ सालों बाद मैंने शादी कर ली और 20 साल बाद फिर वही किया जो मैंने अपने बेटे गगनदीप के साथ किया था। कुलकर्णी मेरा तीसरा बेटा था। 50 साल में ये मेरा तीसरा बेटा था। फिर मैं कुलकर्णी के नाम से दूसरे शहर में रहने लगा और फिर कुछ सालों में मैंने फिर से शादी कर ली और अब तुम मेरे चौथे बेटे हो। इस वक्त आपकी उम्र क्या होगी? राकेश ने डॉक्टर कुलकर्णी से पूछा। यही कोई 110 या 115। वैसे 100 साल के बाद मैंने गिनना ही छोड़ दिया। तो आप इस तरह से हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं? राकेश ने डॉक्टर कुलकर्णी से पूछा। बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं है बल्कि इस प्यास की है जो ना तो मुझे मरने देती है और ना ही चैन से जीने देती है, डॉक्टर कुलकर्णी जवाब देता है। अभी इनकी बातें खत्म नहीं हुई थी कि अचानक कमरे की लाइट चली जाती है। शंभू, ये लाइट को क्या हो गया? जल्दी देखो। पता नहीं, अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी शंभू के चेहरे पर एक तेज लाइट जलती है और उस पर एक तेज वार होता है। उसके बाद लाइट फिर से बुझ जाती है। ये शायद फोन के टॉर्च की लाइट थी। कमरे के अंदर अजीब सा उथल पुथल का माहौल था। चीज़ों के इधर उधर गिरने
और तोड़ फोड़ की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कुलकर्णी किसी तरह से अपना फोन ढूंढने में कामयाब होता है और फोन की लाइट को ऑन करता है। उफ, फोन मैंने टेबल पर रख दिया था, इसीलिए ढूंढने में देर हो गई। डॉक्टर कुलकर्णी फोन की लाइट में सबसे पहले शंभू को देखता है, जिसके सर पर गहरी चोट लगी हुई थी, पर वो अब संभल कर खड़ा हो चुका था। अरे मालिक, वो राकेश किधर चला गया? राकेश, जो थोड़ी देर पहले खंबे में बंधा था, अब वो अपनी जगह पर नहीं था। वो जरूर इस सुरंग से भागा होगा, जल्दी उसके पीछे जाओ, देखो वो कहीं भाग ना पाए, डॉक्टर कुलकर्णी शंभू से कहता है। इधर सुरंग में तानिया राकेश को अपने कंधे के सहारे लेकर जा रही थी। तुम यहाँ कैसे आ गई? राकेश ने तानिया से पूछा। मैं हवेली गई थी, मुझे ना तो बिट्टू मिला, ना डॉक्टर कुलकर्णी और ना ही नौकर शंभू। फिर मुझे शक हुआ तो मैं वापस वहीं आ गई जहाँ तुम्हें और रेनू को छोड़कर गई थी। सुरंग के रास्ते मैं तुम तक पहुँच गई, फिर छुपकर तुम्हारी और कुलकर्णी की बातें सुनने लगी और मौका देखकर मैंने इलेक्ट्रिक की तार को काट दिया। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और कहीं से पुलिस की हेल्प लेनी होगी। तानिया राकेश को सारी बात बताती है। तानिया, यहाँ पर ना तो फोन का सिग्नल है और ना ही दूर दूर तक कोई बस्ती। तुम यहाँ से भागकर अपनी जान बचाओ। तुम सब मेरी वजह से फंस गए हो। काश मैं तुम लोगों को यहाँ ना लाता तो आज सब जिंदा होते। राकेश तानिया को भागने के लिए कहता है। तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? राकेश की बात सुनकर तानिया जवाब देती है। अब तुम तो क्या, मैं खुद भी चाह कर खुद को नहीं बचा सकता। बस मुझे ये सब अब यहीं ख़त्म करना है। तुम यहाँ से चली जाओ, कभी वापस मत आना और ना ही इस हादसे के बारे में किसी को बताना, राकेश तानिया से कहता है। तुम ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों यहाँ से जिंदा निकलेंगे। तानिया ये कह ही रही थी कि राकेश अपने पॉकेट में हाथ डालता है और अपनी मुट्ठी में कुछ दिखाता है, जिसे देखकर तानिया रोने लगती है। ये क्या किया राकेश तुमने? आखिर क्यों किया तुमने ये? उन लोगों ने मेरी रेनू को मार डाला, मेरे प्यारे दोस्तों को मार डाला। मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। राकेश की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि तभी नौकर शंभू और डॉक्टर कुलकर्णी वहाँ पहुँच जाते हैं। शंभू तानिया को पकड़ लेता है। राकेश इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। एक बार फिर से वो लोग उन दरिंदों के चंगुल में फंस चुके थे। थोड़ी देर बाद सभी लोग वापस उसी तहखाने में होते हैं। नौकर शंभू ने तानिया को पकड़ रखा था और डॉक्टर कुलकर्णी राकेश को इंजेक्शन लगाता है और फिर ड्रिप के ज़रिए उसका ब्लड निकालता है। थोड़ी देर में बॉटल में ब्लड जमा हो जाता है और डॉक्टर कुलकर्णी उस ब्लड में कुछ मिलाता है और फिर उसे 2 ग्लास में भरकर एक ग्लास नौकर शंभू को देता है और दूसरा ग्लास खुद पीने लगता है। अब 25 से 30 साल बाद ही ऐसा ब्लड नसीब होगा शंभू, डॉक्टर कुलकर्णी शंभू से कहता है। जी मालिक, नौकर शंभू कहता है। राकेश, राकेश, तानिया राकेश की तरफ देखकर चिल्लाती है। राकेश की गर्दन एक ओर लुढ़क चुकी थी। मालिक, ये इतनी जल्दी कैसे मर गया? शंभू ने राकेश के सर के बाल को पकड़ते हुए कहा। आह! राकेश के गले से हल्की सी आह निकली। राकेश! तानिया राकेश का नाम लेकर रोने लगी। अब इस लड़की का भी काम तमाम करो। इतना ही कहा था डॉक्टर कुलकर्णी ने और वो जोर जोर से खांसने लगा। राकेश ने आंखें खोली और उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। शंभू खांसते खांसते जमीन पर गिर गया और तानिया उनकी पकड़ से आज़ाद हो गई। वो दौड़ती हुई राकेश के पास गई। राकेश, उठो, चलो यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। राकेश तानिया के साथ उठा
और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, राकेश ने अपनी बची कुछी ताकत समेटी और तानिया को जोर से धक्का दिया और तानिया दरवाजे के बाहर जाकर गिर गई। राकेश ने जल्दी से दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। राकेश, नहीं नहीं राकेश, दरवाजा खोलो, राकेश दरवाजा खोलो। तानिया राकेश का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तानिया, तुम यहाँ से चली जाओ और कभी वापस मुड़कर मत आना। आग लगा दो इस जगह को और चली जाओ यहाँ से। राकेश वापस मुड़कर डॉक्टर कुलकर्णी की तरफ देखने लगा, जो जोर जोर से खांस रहा था और उनके मुंह से खून की उल्टियां भी शुरू हो चुकी थीं। शंभू की भी यही हालत थी। क्या हुआ है हमें? तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? आखिर क्या किया है तुमने हमारे साथ? डॉक्टर कुलकर्णी खांसते हुए राकेश से पूछ रहा था। राकेश ने अपने पॉकेट से एक छोटी सी शीशे की खाली बोतल निकाली और कुलकर्णी के हाथ में रख दी। उफ, जहर, ये हमने कब पिया? डॉक्टर कुलकर्णी लड़खड़ाते हुए पूछता है। तब जब तुम लोगों ने मेरा खून पिया, राकेश ने भी घुटती हुई आवाज में जवाब दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? ये कहते हुए डॉक्टर कुलकर्णी राकेश के चेहरे की तरफ देखने लगा और खौफ से कुलकर्णी की आंखें फैलती चली गईं। राकेश कुलकर्णी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये कहते हुए डॉक्टर कुलकर्णी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मेडिसिन था जिससे तुम्हें लंबी जिंदगी मिलती, सिर्फ एक जरिया था तुम्हारी कभी न मिटने वाली प्यास को बुझाने का। इसलिए मैं खुद के साथ साथ तुम दोनों की मौत का जरिया बन गया। दरअसल राकेश ने जहर पी लिया था। उसके पास इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। जहर राकेश के खून में मिल चुका था और अब उसी खून के जरिए ये जहर कुलकर्णी और शंभू के जिस्म में भी पहुंच चुका था। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। तहखाने के अंदर मौजूद बिट्टू, रिया, रेनू, सुखदेव, राकेश, डॉक्टर कुलकर्णी और नौकर शंभू सभी मर चुके थे। जिस खून को पीकर डॉक्टर कुलकर्णी लंबी जिंदगी जीना चाहता था, आज उस खून ने ही उससे उसकी जिंदगी को छीन लिया था। तानिया भी हवेली के गैरेज में थी, जहां ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर खड़ी थी। उसे राकेश की बात याद आ जाती है। इस जगह को आग लगा दो और दोबारा यहाँ कभी मत आना। पर इतनी बड़ी हवेली को आग के हवाले कैसे करे, तानिया सोचती है। तभी गैरेज में पड़े हुए एक बड़े से कंटेनर में रखे पेट्रोल पर उसकी नज़र पड़ती है। वो उस कंटेनर को उठाती है और भागती हुई हवेली में चली जाती है और जितनी जगह को वो पेट्रोल से भिगा सकती थी वो भिगाती है। फिर वो किचन में जाती है जहाँ 2 गैस सिलेंडर्स थे। तानिया दोनों गैस सिलेंडर्स को ऑन कर देती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। तानिया हवेली से बाहर निकल चुकी थी। हवेली के बड़े से दरवाजे से निकलकर वो फॉर्च्यूनर से नीचे उतरती है। तानिया हवेली की तरफ मुड़ती है और हवेली की तरफ देखती है। वो ज़मीन पर घुटनों पर बैठ जाती है और रोने लगती है। तानिया हवेली की तरफ देख रही थी और सोच रही थी जैसे यह सब कोई बुरा सपना है और थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और वो अपने हॉस्टल में जगी हुई मिलेगी। सब कुछ इतना अचानक और तेज़ी से हुआ कि उसके लिए ये सब यकीन कर पाना ही मुश्किल हो रहा था। 24 घंटे पहले वो अपने कॉलेज के हॉस्टल में आराम से सो रही थी। 20 घंटे पहले वो लोग झीलम नगर के लिए निकले थे। सिर्फ कुछ ही घंटों में उसने अपनी ज़िंदगी के अजीज़ दोस्तों को खो दिया था। हवेली में आग लग चुकी थी। थोड़ी ही देर में सिलेंडर के फटने से पूरा जंगल उसकी आवाज़ से कांप जाता है। दरख्तों पर बैठे पक्षी उड़ने लगते हैं। फिर तानिया अपनी फॉर्च्यूनर में बैठकर जंगल के कच्चे रास्ते की तरफ चलने लगती है। रात ख़त्म होने वाली थी, सुबह होने में कुछ ही देर बची थी, पर तानिया को ऐसा लग रहा था कि जैसे इस रात की अब कोई सुबह ही नहीं है, क्योंकि आज इस काली रात ने कई जिंदगियां अपनी आगोश में ले ली थीं। हाय दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आगे ऐसी ही दिलचस्प
हॉरर, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारी कहानियों को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम जल्द ही एक गिव अवे प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पूछे गए कुछ सवालों के जवाब देने वाले लकी विनर्स को सरप्राइज गिफ्ट देंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर थ्रिलिंग एडवेंचर टेल्स। तो मिलते हैं हम फिर किसी न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपकी दोस्त और होस्ट रूही खान। थैंक यू।